कैसे आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्या, संविधान पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो पॉलिटी में हम लोग जो है हमने क्या कहा, उसमें हमने आपको भाग फर्स्ट भी पढ़ाया और भाग थर्ड भी पढ़ाया, ठीक। उसके कई पार्ट थे वो हमने सारे पढ़ा दिए। इसके अलावा हम इसमें देख रहे हैं जो आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर रहा है, तो उसमें जो है क्वेश्चन जो अनुसूचियों से आ रहे हैं, तो अनुसूचियों को आज हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अनुसूची इसमें एक एक अनुसूची देखेंगे, टोटल अनुसूचियाँ 12 हैं, सारी अनुसूचियाँ देखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो हमने संविधान पहली क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें आपको प्रस्तावना के बारे में बहुत बखूबी चीज़ें समझाई थी। तो उसी को हम वहाँ पे हमने कुछ अनुसूचियों के बारे में जिक्र किया था, तो अनुसूचियों के बारे में समझेंगे। देखिए हमारा जो संविधान है, तो संविधान हमारा लागू कब हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 हमारा जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर अगर देखें तो शुरुआती में यहाँ पे मूल संविधान में हमारी 8 ही अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। टोटल नंबर कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जब अनुसूचियाँ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, देखिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, देश की समस्याएं बढ़ेंगी और क्राइम बढ़ेगा या जो भी समस्या रहेगी देश की बढ़ेगी, हालात बढ़ेंगे, बिगड़ेंगे, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ संशोधन करेगा। तो संशोधन करने का राइट ही सारा का सारा अमेंडमेंट करने की संसद के बाद है। तो जो भी शक्तियों में बढ़ाना है, घटाना है, ये सारे के सारे राइट किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो आप जानते हैं हमारा जो संविधान है उसके 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 4 पिलर हैं, ठीक है ना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ठीक। क्या बोल रहा हूँ? संसद के कितने स्तंभ हैं? हमारे संविधान के कितने संविधान के कितने स्तंभ हैं? हमारे 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। कमेंट करके बताइए। लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि 5वां स्तंभ कौन सा है? 5वां स्तंभ कौन सा है? देखिए हमने किताबों में, बुक्स में पढ़ रखा है क्या कि संसद हमारे संविधान के कितने स्तंभ हैं, हमारे कितने पिलर हैं? तो 4 पिलर हमने पढ़े। बट आपसे क्वेश्चन किया है कि बताइए आप लोग जो है कि संसद हमारे संविधान के कितने स्तंभ हैं, पिलर कितने हैं, ठीक। कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो है यहाँ पे जो है 8 ही अनुसूचियां हुआ करती थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। मूल संविधान जो है ना, मेरा जो मूल संविधान है उसमें 8 था। फिर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो बाद में हमने कितनी बढ़ाई? 4 अनुसूचियां बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? 4, ठीक। तो 4 अनुसूचियां मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कितनी होगी? 12 अनुसूचियां होगी। शेड्यूल कितनी होगी? 12 अनुसूचियां होगी। तो उन्हीं अनुसूचियों में हमने बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं कि कैसे देश को है ना, अनुसूची मतलब पीछे जो डालेंगे, संविधान की बुक है उसके पीछे डालेंगे, कुछ चीजें हमने पीछे डाल रखी, हिडन कर रखी हैं। तो उससे भी हम बहुत सारी कानून व्यवस्थाएं कैसे देश को चलाना है वो सारी चीजें इसमें डालेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं उनको एक एक करके। तो सबसे पहले हम इसमें जो शुरुआती है वो 6 अनुसूचियां देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो अनुसूचियां हमें स्टार्टिंग में कितने देखना? अभी 6 देखना, फिर इसके बाद 6 बाद देख लेंगे, आधा आधा करके पढ़ेंगे ना, पार्ट करके, ठीक। देखिए जो पहली अनुसूची है इसमें देश के बारे में जानकारी है। देश के बारे में जानकारी, देश के बारे में जानकारी, देश के बारे में जानकारी दी गई है। क्या जानकारी है? मतलब आप देखेंगे तो इसमें राज्य भी है और संघ भी है, मतलब राज्य भी है और संघ भी है। मतलब आप पढ़ते होंगे कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो इसमें राज्य भी है, ठीक है ना, नॉर्मल राज्य भी है, साथ साथ इसमें केंद्र शासित मतलब संघ शासित प्रदेश भी है। कैसे है? संघ शासित प्रदेश भी है, ठीक। तो दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। हमारा देश क्या है, देश का नाम क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, ठीक है ना। जैसे हम भाग पहला पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल 1 में देश का नाम क्या, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है अनुसूची 1 में इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देश और राज्यों के बारे में बताया गया है। अगर इसमें एक और बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बड़े बन सकता है। देखिए इसमें जो है ना, अगर बात करें कि यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारा दिल्ली, ठीक है ना, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो उस जो राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली को दर्जा दिया गया है, किसको दिया गया है? दिल्ली को। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 62वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। कब? कौन सा संविधान संशोधन था? 62वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। अब आइए हम दूसरा देखते हैं, दूसरी अनुसूची देखते हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया होगा? वेतन दिया होगा,
वेतन भत्ते ये सारी चीजें दी हुई। तो वेतन भत्ते मिलेंगे किसको? जो भी पदाधिकारी होंगे हमारे, क्या होंगे? पदाधिकारी। पदाधिकारी से है ना, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या लोकसभा सदस्य है ना, राज्यसभा सदस्य है, विधानसभा है, तो ये जो अधिकारी पदाधिकारी रहेंगे इनके वेतन भत्ते है ना, इनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे क्या आप याद रखें, अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ते। क्लियर? अब तीसरी अनुसूची देखते हैं। अनुसूची 3 में क्या दिया? शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में दिया हुआ है क्या? शपथ दिया गया है। ठीक, तो शपथ किसको दिलाई जाएगी? आप जानते हैं प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है ना, मुख्य न्यायाधीश भी है, ऐसे तमाम पर्सनालिटीज हैं। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इन सारी बॉडियों को या पर्सनालिटी है, इन सभी को क्या दिया जाएगा? शपथ दिलवाया जाएगा, या क्या करवाया जाएगा? शपथ दिलवाया जाएगा, ओथ शपथ दिलवाई जाएगी। तो शपथ के बारे में अनुसूची 3 में जिक्र किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। 3 शपथ, पहले में क्या है? देश के बारे में जानेंगे, दूसरे में क्या है? वेतन भत्ते दिए गए, ठीक है ना, तीसरे में क्या है? शपथ है। और चौथी शेड्यूल में हम देखें तो यहाँ पे राज्यसभा प्रतिनिधित्व कहा गया है। क्या कहा गया? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। आइए अनुसूची 4 देखते हैं, 3 हमने देख लिया, 2 देख लिया, 1 देख लिया। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में हर राज्यों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व की बात की गई, और राज्यसभा में की गई, लोकसभा में नहीं की गई। राज्यसभा में जो सदस्य जो है ना, सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 4 आपको याद हो जाएगी। अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है? ये देखिए 5 जो है ना, 5 इस तरीके से बना हुआ है, देख लीजिए आप। अनुसूची 5 इस तरीके से लिखा हुआ, कैसे आप लिखेंगे? 5 मतलब यस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यस। तो 5 में दिख रहा होगा 5, ठीक है ना। फिर क्या करना? एससी। अनुसूची 5 में क्या है? एससी। और किसके बारे में? एसटी। एससी एसटी के बारे में कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए? जैसे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण एससी एसटी के लिए दिया गया है। एससी मतलब जो शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट अगर देखिए प्राचीन इतिहास में जो दलित समाज था, हरिजन, जिसे गांधी जी ने हरिजन कहा, तो दलित समाज जो पिछड़ा हुआ समाज था, तो उसका उत्थान करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या? इक्वलिटी, समानता, तो समानता लाने के लिए, ना कि उनको ऊपर उठाना है। हमने शुरुआती क्लास में क्या पढ़ाया था? जब हमने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था, प्रियम्बल पढ़ाया था, तो उसमें समानता का अधिकार, समानता बताई थी, है ना। तो समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एससी एसटी जो हमारे समाज में निचले तबके के लोग हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, या उनका प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, तो उनको उत्थान करना है, उनको क्या लाना? बराबर लाना है, इक्वल लाना है। तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए क्या काम किया गया है? इनको जो है कुछ विशेष रियायत, आरक्षण वगैरह दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। शेड्यूल ट्राइब जो जनजाति लोग होते हैं, जो अभी भी अगर देखेंगे शेड्यूल ट्राइब बहुत सारे एरिया है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है ना। आप पूर्वांचल के राज्यों को देखेंगे, 7 सिस्टर सिटी देखेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे शेड्यूल है ना ट्राइब हैं। तो उनको विशेष कुछ रियायत दी गई, विशेष कुछ है ना प्रावधान किया, और वैसे हर राज्य में दिया गया। तो एससी के लिए आरक्षण वगैरह, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे एससी और एसटी के बारे में क्या प्रावधान किए गए? आरक्षण वगैरह, इस चीज़ को याद रखेंगे। 5 में यस बना देंगे तो 5 से बनेगा, तो 5 है ना एससी शेड्यूल ट्राइब। अब देखिए छठे में बहुत ईजी है, छठी अगर मुझे याद करना, छठी शेड्यूल या 6 शेड्यूल मुझे याद करना तो बहुत ईजी है। कैसे याद कर लेंगे? देखिए इसमें एसटी के बारे में दिया हुआ है। एससी एसटी के बारे में किसने दिया? अनुसूची 5 में दिया। और एसटी 6 में किसके दिया? एसटी के बारे में दिया, मतलब शेड्यूल ट्राइब के बारे में दिया है। प्रशासनिक कुछ राइट दिए हैं, क्या दिए हैं? प्रशासनिक राइट दिए हैं। तो प्रशासनिक राइट क्या दिए हुए हैं? तो उनका प्रावधान यहाँ किया गया है। तो उसमें यहाँ पे 4 राज्य हैं, उनमें ही प्रशासनिक कुछ राइट दिए गए हैं एसटी को। किसके दिए गए? एसटी को। तो कौन कौन से याद रखेंगे? तो उसमें हमने एक टेक बनाई है, एएमटीएम। क्या दिया है? एएमटीएम, है ना। एएमटीएम, ए मतलब असम, एम मतलब मेघालय, टी मतलब त्रिपुरा, और यम मीन्स मिजोरम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। नहीं तो आप याद कर लो कि मणिपुर यहाँ पे एएमटीएम क्या दिया? एएम, एंटी मेरिडियम। आपने दोपहर पहले क्या होता? एएम होता। दोपहर के बाद क्या होता है ना। दोपहर से पहले के समय क्या होता है? एएम होता है। दोपहर के बाद के समय क्या होता है? पीएम। तो इस तरीके से हमने इसको एएम टीएम में कन्वर्ट कर रखा है। तो ए मीन्स असम
और यम मीन्स मेघालय, वही मेघालय जहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, मेघालय में होती है। और मेघालय में क्या होती है, ठीक है ना, मासिनराम में होती है। पहले चेरापूंजी था ना, यहाँ पे प्लेस था, वहां वर्षा होती है। अब क्या है, मासिनराम। तो वही मेघालय यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी वगैरह, उसी में मेघालय की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मेघालय की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मेघालय आप थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा है ना माइंड यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा मेघालय। फिर क्या है, मिजोरम है, ठीक, क्या है, मिजोरम। तो याद कर लेंगे मिजोरम, जहाँ वन क्षेत्र सबसे ज्यादा आएगा परसेंटेज देखा जाए। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 6 शेड्यूल हो गई, ठीक, याद हो जाएगा। पहले में क्या, देश के बारे में जानेंगे, दूसरे में क्या, वेतन भत्ते, तीसरे में क्या, शपथ, चौथे में क्या, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके बाद पांचवें में क्या, SC ST के बारे में दिया गया, आरक्षण वगैरह यहाँ पे दिया गया। और छठे नंबर क्या दिया है, ST के बारे में प्रशासनिक कुछ राइट दिए गए हैं। तो उसमें 4 ऐसे राज्य उन्हें भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया, क्योंकि हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब है वो पीछे जा रहे हैं, इसीलिए उनको आगे बढ़ाना है, ये ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक। तो 6 समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, 7 और 8 और 9 10 11 12 देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सात में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पहले किसमें देखते हैं, 7 और 8, 2 देखेंगे यहाँ पर, ठीक। जो मूल संविधान हमारी कितनी थी, 8वीं अनुसूचियां थी, तो 7वीं देखते हैं। देखिए 7वीं में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 7th शेड्यूल है, उसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, शक्तियों का बंटवारा, ठीक। तो शक्तियों का बंटवारा क्या किया गया है, देखिए अगर शुरुआती दौर में क्या था कि यहाँ पे ऐसे ही चल रहा था जब हम आजाद नहीं हुए थे, लेकिन शक्तियों का बंटवारा इसीलिए किया गया क्योंकि एक व्यक्ति पूरे देश को नहीं चला सकता है। क्या राष्ट्रपति पूरे देश चला सकता है, क्या प्रधानमंत्री पूरे देश चला सकता है, नहीं चला सकता। सारे राज्यों को देख सकता है कि आप, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी व्यवस्था, कानून है, लॉ है, फिर इसके बाद तुम्हारा पर्यावरण भी है, शिक्षा भी है, जनगणना भी है, और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सारी चीजें नहीं देख सकता, इसलिए हमने क्या कर दिया, शक्तियों को बंटवारा कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो केंद्र है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, मतलब शक्तियों का झुकाव किधर है, केंद्र तरफ ज्यादा है राइट, राज्यों को भी है, लेकिन यहाँ पे सभी को स्वामित्व दिया गया। अगर निचली, अगर हम देखें प्रशासन की निचली इकाई देखें तो यहाँ पे हम पंचायती राज देख सकते हैं, ठीक। उसके ऊपर को देखेंगे तो नगर पालिका देखेंगे, है ना, इस तरीके से मंडल देखेंगे, इस तरीके से हम सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे शक्तियों को बंटवारा किया गया, क्या किया गया, शक्तियों का यहाँ बंटवारा किया गया। तो शक्तियों को जब बंटवारा किया तो उसको हमने 3 सूचियां बनाई। देखिए अनुसूची के अंदर क्या है, सूचियां डाल रखी है, अनुसूची के अंदर क्या डाल रखी है, हमने सूचियां डाल रखी है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सूचियां हैं वो देखते हैं। देखिए एक संघ सूची, हमने क्या कहा, शक्तियों को बंटवारा करना है ना, संघ सूची है, क्या है, संघ सूची। और दूसरी क्या है मेरी, राज्य सूची है, क्या है, राज्य सूची है। और तीसरी मेरी क्या है, समवर्ती। देखिए ध्यान दीजिए, समवर्ती मतलब इक्वलिटी, इक्वल की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसमें समवर्ती सूची। आइए देखते हैं तो, ठीक है ना, सम सूची। तो जब सम सूची में शुरुआती में यहाँ देखें तो कुछ विषय रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। तो यहाँ पे 97 विषय थे पहले जब हमारा, है ना, संविधान लागू हुआ। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, है ना, तो क्योंकि ये मूल संविधान में ही है, किसमें है, मूल संविधान में। जो हमारा संविधान बन के तैयार होगा उस समय यहाँ पे सम सूची में विषय कितने थे, 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97। अब भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ाना पड़ेगा, समस्याएं बढ़ेगी तो विषयों की संख्या में बढ़ाना पड़ेगा। और वो कितनी हो गई, 100 विषय हो गए। कितने हो गए वर्तमान काल में, 100 विषय। जैसे इसमें अगर हम नॉर्मली तरीके से देखें तो विषय क्या क्या हो सकते हैं, तो विषय अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनगणना, क्या ले सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या, जनगणना ले लिया, या मुद्रा ले लिया, क्या ले लिया, मुद्रा ले लिया यहाँ पे। तो जनगणना, मुद्रा, है ना, इस तरीके से यहाँ चीजें देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है वगैरह, ये सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। तो 100 विषय टोटल, सारे नहीं बता सकते हैं, बताए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 100 विषय है यहाँ पे, किसमें, संघ सूची में। तो संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा, केवल संघ ही बनाएगा। संघ मीन्स संसद, मतलब केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं राज सूची। तो राज सूची में शुरुआती दौर में 66 विषय थे। कितने थे, 66 विषय थे। और फिर इसमें क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। कितने विषय हो गए, 61 विषय हो गए। तो 61 विषय, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कानून व्यवस्था है, जैसे पुलिस प्रशासन है ना, तो ये सारी कानून व्यवस्थाएं किसमें है ना, राज सूची के विषय पर है।
क्लियर, राज्य सूची के विषय पे है। ठीक, तो राज्य सूची में कानून है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। फिर देखते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची मतलब ये दोनों कानून समवर्ती सूची के विषय बना सकते हैं, लेकिन अगर कानून समान हो रहा है, राज्य ने कोई कानून बना दिया है और समान हो रहा है, तो क्या करेगा, केंद्र उसको निगलेक्ट कर देगा, डिलीट कर देगा, निरसित कर देगा और अपना कानून बना देगा। इक्वलिटी हो रही कानून में, राज्य ने क्या किया, राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिया और फिर केंद्र ने बना दिया और भी इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे राज्य वाले कानून को हटा दिया जाएगा, निरसित कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा और किसको फॉलो होगा, केंद्र का, क्योंकि केंद्र क्या है, सर्वेसर्वा, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। ये चीज कंसेप्ट हमें समझना रखना है। तो समवर्ती सूची में शुरुआती दौर में 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47, और बाद में कितने हो गए, बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए, 52 हो गए। कितने हो गए, 52 कानून हो गए। ठीक, जैसे पर्यावरण हो गया, यहाँ पे शिक्षा हो गया, क्या हो गया, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया पर्यावरण, शिक्षा, तो ये सारी चीजें ऐसे 52 विषय हैं। कितने विषय, 52 विषय। बट एक चीज मुझे और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या समझना है, एक चीज ये समझना है बेटा कि एक चीज और इसमें अवशिष्ट शक्तियां, इसी 7 शेड्यूल में क्या किया गया है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेजिडुअल पावर, क्या इंग्लिश बोलते हैं रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां। देखिए चौथी चीज इसमें डाल दी गई, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उस समय जब ये हमारा संविधान लागू हुआ था, या उस समय जब हमारा मूल संविधान में 3 ही अनुसूचियां थी, लेकिन उसी समय जिक्र किया गया होगा जब संविधान बनाया गया, तो उसी समय जिक्र किया कि हमें आने वाले समय में अगर कुछ अलग से क्राइम बढ़ेगा, कुछ अलग से कुछ चीजें बढ़ेंगी समाज में, है ना, देश में, तो उसके लिए कैसे कानून बनाया जाएगा, तो क्या उसके विषय रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेंगे, तो अवशिष्ट शक्तियां, बेटा क्या करना, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर के बारे में आप जानते होंगे, जिसके बारे में जिक्र किया गया है, और वो हमने जो अवशिष्ट शक्तियां बेटा ली हैं, वो कहां से ली हैं, कनाडा से ली हैं। कहां से लिए, कनाडा से। अवशिष्ट रेजिडुअल पावर कहां से लिया, कनाडा से लिया। इसके बारे में अगर देखेंगे बेटा, इसके बारे में जो जिक्र है अनुच्छेद 248 में दिया हुआ है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जानकारी कहाँ है, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो कनाडा से हमने शक्तियां ली हैं, अगर कोई नया क्राइम आएगा, कुछ नई चीज ऐड होगी समाज में। अगर हम 1 दशक पीछे जाएं, लगभग 1.5 दशक, तो 1 दशक मान सकते हैं, तो 1 दशक पीछे जाए, क्या इंटरनेट इतना ज्यादा था, क्या इंटरनेट से साइबर क्राइम होता था, नहीं होता था ही नहीं, तो क्राइम कहां से होगा। इसीलिए ऐसी व्यवस्था को, है ना, आने वाले समय के लिए ऐसी व्यवस्था को हमने ऐसे पावर को डाल रखा। तो इंटरनेट हमने ले लिया, क्या ले लिया, इंटरनेट व्यवस्था बाद में आई, तो इससे क्राइम बनेगा, तो इसको कैसे फिर कोर्ट में चैलेंज होगा, कोर्ट में कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर। जो भी बची कुछ चीजें होंगी, नई आती रहेंगी, वो इसमें डालते रहेंगे। समझ में आया, जो भी चीजें, कुछ नई क्राइम, कुछ नई घटनाएं टाइप की होंगी समाज में, कुछ इस तरीके से बदलाव होगा, तो उसको हम उन सारी चीजों को इसमें डालते रहेंगे, है ना। 7 शेड्यूल के अंतर्गत कौन सा, अवशिष्ट शक्तियों में डालते रहेंगे। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, 7 शेड्यूल, ये जो 7 शेड्यूल है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इसलिए आप विशेष याद रखेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 8 लेते हैं, कौन से लेते हैं, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या कहा गया है वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में हेल्ड हो रहे हैं, तो उन सभी एग्जामों में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। 7 से 8 से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 8 शेड्यूल में क्या है, इसमें दिया हुआ किसके बारे में, मानव भाषा। क्या कहा गया, मानव भाषा के बारे में दिया गया। मानव भाषा मतलब वे भाषाएं होती हैं जो ज़्यादा प्रचलित होती हैं, ज़्यादा बोली भी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भाषाएं, अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन उसको मानव भाषा का दर्जा यहाँ अभी नहीं दिया हुआ है। जैसे अगर देखें तो भोजपुरी भाषा है, और भोजपुरी भाषा में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री भी है, और अगर उत्तर प्रदेश देखे जाए तो हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे, हिंदी नहीं, सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा में भी बोली जाती है। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगर आप देखेंगे पूर्वी यूपी देखेंगे, तो पूर्वी यूपी में सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोली है, क्योंकि बिहार और पूर्वी यूपी का इलाका आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। हम यहाँ कन्नौज में अगर देखें, तो कन्नौज में बहुत सारे भोजपुरी शब्द बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं। बहुत सारे ऐसे तमाम शब्द होंगे जिनके बारे में हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि भोजपुरी शब्द है। तो मानव भाषा की बात करते हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था,
तो यहाँ पर 14 ही राज्य हुआ करते थे। मूल संविधान में कितने? 14 ही राज्य यहाँ पे जिक्र थे। फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे राज्य, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो उसी तरीके से हमें मानव भाषाओं को भी है ना बढ़ाना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में यहाँ पे 14 राज्य या 14 मानव भाषाएं थी। कितनी मानव भाषाएं थी? 14 मानव भाषाएं थी। ठीक, मानव भाषा इसके कौन शेड्यूल में है? 8 शेड्यूल में है। तो 14 मानव भाषाएं थी। फिर हमने क्या काम किया? इसमें क्या किया? बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले हमने एक मानव भाषा बढ़ाई, फिर इसके बाद हमने कितनी बढ़ाई? 3 मानव भाषा बढ़ाई, फिर इसके बाद हमने कितनी बढ़ाई? 4 मानव भाषाएं बढ़ाई। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 14 4 18 और 4, ठीक 22। तो टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। टोटल कितनी मानव भाषाएं? 22 भाषाएं। बेटा आप लोग कमेंट करके बताइए क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है इंडिया में? हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज अवेलेबल इन इंडिया? या क्लासिकल भाषाएं कितनी है हमारी इंडिया में? समझ गए होंगे क्लासिकल भाषाएं। ये क्वेश्चन आ सकता है और आ भी चुका है, बहुत बढ़िया, करंट में भी जुड़ा हुआ है। आप बताइए कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? चलिए, तो 14 हमारे भाषाई राज्य। देखिए यहाँ पे भाषाई राज्य के बारे में मैंने एक शब्द बोला है। भाषाई राज्य मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए इतिहास जुड़ा हुआ है। देखिए जब 1950 में आज़ादी मिल गई, इसके बाद 1953 के आसपास एक बहुत डिमांड बढ़ गई किसकी? कि राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया जाए या उनको जो है इसके क्षेत्रफल के हिसाब से बांटा जाए। तो एक होड़ चल गई कि क्षेत्रफल के हिसाब से बांटा जाए, मतलब उसको ज्योग्राफिकल कैसी उसकी सिचुएशन है, ज्योग्राफी क्या उसकी है, तो उसके आधार पे बांटा जाए और भाषाई आधार पे बांटा जाए। तो लेकिन लोग डिमांड यहाँ पे कर रहे थे क्या? भाषाई आधार, जिसमें इतिहास में बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी रहे पोट्टी श्री रामल्लू। आप इतिहास में पढ़ेंगे तो पोट्टी श्री रामल्लू ने जो है भाषाई आधार पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उन्होंने लगभग 56 दिनों तक अनशन किया था। बड़ा जुड़ा हुआ है 56 दिन। फिर 1956 में ही भाषाई आधार राइट मिल रहा है। यहाँ पे 1956 में क्या हुआ? भाषाई आधार का राइट मिल रहा राज्यों को, ठीक है ना। तो इनकी 56 दिनों तक इन्होंने अनशन किया और इसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। फिर आगे चल के यहाँ पे कई सारे आयोग बैठे हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आयोग रहा है जिसने भाषाई आधार पर मान्यता दे दी थी, वो कौन सा था? फजल अली आयोग। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा, फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग ने सिफारिशें है ना इसकी मान ली। फजल अली आयोग की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। तो फिर भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करना शुरू हो गया। तो इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया। क्लियर? ध्यान रखेंगे किसको? आंध्र प्रदेश को। फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो यहीं पे देखते हैं, तो यहाँ पे भाषाओं के आधार पर ही यहाँ पे मानव भाषाओं का है ना मान्यता दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक, तो 14 थी पहले शुरू में मूल संविधान में, फिर कितनी बड़ी? एक। तो एक मतलब एक लिख लिया, फिर इसके आगे 2 लिख लिया। इसका मतलब क्या? 21वां संविधान संशोधन के तहत, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, मतलब ये कब हुआ? 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत हमने एक लैंग्वेज मानव भाषा को जोड़ा जिसका नाम है सिंधी। क्या है? सिंधी। याद रखेंगे। तो सिंधी भाषा हमारी मानव भाषा है। कैसी भाषा? मानव भाषा। कौन से संविधान संशोधन? 21वां संविधान। टोटल कितनी हो गई? 15। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिए, यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज है, जो 3 लैंग्वेज है वो मेरी जोड़ी गई है इस संविधान संशोधन तहत। वो मेरी जोड़ी गई है यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन किसके तहत? 71वां संविधान संशोधन तहत। 71वां संविधान संशोधन तहत 3 मेरी मानव भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे याद करेंगे, देखना 71वां। तो देखिए कोकड़ी है, ठीक, कोकड़ी है। फिर इसके बाद मेरी आ जाएगी यहाँ पे मणिपुरी। कौन सी आ जाएगी? मणिपुरी भाषा। तो मणिपुरी भाषा मेरी यहाँ पे ये जोड़ी गई है किसके? 71वां संविधान संशोधन तहत हमारी कोकड़ी, फिर यहाँ पे मणिपुरी। देखो कोकड़ी री आ रहा है, इसे याद कर सकते हैं। फिर एक विदेशी लैंग्वेज मेरी कौन सी है? विदेशी लैंग्वेज, एक मेरी विदेशी लैंग्वेज भी है जिसका नाम क्या है? नेपाली। देखिए यहाँ पे विदेशी लैंग्वेज नेपाली है मेरी। क्या है? नेपाली लैंग्वेज विदेशी लैंग्वेज है जो 71वें संविधान संशोधन तहत मेरी जोड़ी गई थी। ठीक। तो यहाँ पे कितनी हो गई? 15 4 19, फिर बचे 4। कौन से बचे? 4। तो 92वां संविधान संशोधन 2004 में, कब? 92वां संविधान संशोधन 2004 में मेरी 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। देखिए एक टिक बना दी हमने। 92वां संविधान संशोधन 2004 में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई।
कौन कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। 4 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो 4 लैंग्वेज देखते हैं हम। इसमें आपको देखना है कौन सी है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे डोंगरी है, कौन सी है, डोंगरी भाषा। फिर यहाँ पे बोडो भाषा, कौन सी है, बोडो भाषा, ठीक, बोडो भाषा। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे संथाली है, कौन सी, संथाली भाषा, कौन सी है, संथाली, ठीक। तो डोगरी, बोडो, संथाली, और एक हमारी लैंग्वेज बची हुई है, वो कौन सी है, वो बची है मैथिली, कौन सी बची है, मैथिली। तो मैथिली लैंग्वेज, ठीक। तो 4 यहाँ पे भाषाएं हैं, कौन कौन सी, डोगरी, बोडो भाषा, संथाली, मैथिली। तो 4 ये लैंग्वेज हमारी बाद में यहाँ पे ऐड की गई संविधान। कौन सा संविधान, 12वां संविधान संशोधन 2004। तो वीडियो कुछ लंबा हो रहा है क्या, ऐसा ना हो आप लोग है ना देख बोर हो जाओ एकदम, है बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, पक्का, अरे बोर नहीं हो रहा यार, है मस्त एकदम रहो, एकदम मस्ती रहो, पढ़ो मस्ती, क्या दिक्कत है, पढ़ा रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी मेरे पास सुविधाएं हैं, सोर्सेस हैं, उनके माध्यम से मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ और आपको फ्री शिक्षा दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, करोगे कि नहीं, नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, पता नहीं करोगे, हैं कर लोगे, बिल्कुल पक्का, श्योर, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन सी 92 संविधान संशोधन में, डोगरी भाषा, बोडो भाषा, संथाली और मैथिली। तो ये 4 लैंग्वेज टोटल कितनी हो गई, 22 हो गई, कितनी हो गई, 22। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं 9वीं शेड्यूल, देखिए कौन सी, देखें 9वीं शेड्यूल। तो 9वीं शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल 9। यहाँ पे शेड्यूल 9 जो हुआ है, जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन तय, देखिए ध्यान दीजिए, 8 थी और यहाँ 9वीं आ रही, 9वीं जब एंट्री कर रहा है, 9वीं जब एंट्री कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पहले 8 थी, अब 9वीं जब बनी है, तो इसमें एक काम होगा बहुत बढ़िया, भूमि सुधार। क्या होगा, ये आपको याद रखना, भूमि सुधार काम होंगे, क्या होगी, भूमि सुधार। बात एक और बहुत खास इसके समझना, भूमि सुधार के अलावा 9th शेड्यूल एक ऐसी शेड्यूल है, ध्यान सुनिए, 9th शेड्यूल एक ऐसी शेड्यूल है जिसमें कोई कानून डाल दिया जाता है तो उसमें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे इस समय डिमांड चल रही है SC/ST एक्ट है ना, तो उसको जो है 9th शेड्यूल में डालने की बात चल रही है, लेकिन सरकार नहीं डाल रही, क्योंकि SC अगर एक्ट बन जाएगा तो फिर कानून बहुत जटिल हो जाएगा, जिसमें संशोधन नहीं किया सकता। मतलब 9th शेड्यूल में वो कानून जो डाल दिए जाएंगे जिसमें कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो संशोधन समझते हो, सुधार करना, जैसे हम अपने आप में रोज कुछ ना कुछ सुधार करते हैं, हर व्यक्ति करता है, कुछ ना कुछ सुधार करते हैं। उसी तरीके से हमें देश चलाने के लिए कुछ ना कुछ संशोधन सुधार करने पड़ेंगे, तो सुधार इसमें हुआ है, ठीक, क्लियर। तो इसमें सुधार नहीं कर सकते, तो इसमें शुरुआती दौर में क्या बात करना, मुझे ऐसे कानून जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, ऐसे कानून जो इसमें डाल दी जाएंगे जिसमें कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करता, क्या कानून मतलब कोई भी नियम, कानून, प्रावधान जो भी होगा वो इसमें। तो शुरुआती दौर में इसमें 13 कानून थे, कितने कानून थे, 13 कानून, कितने थे, 13 कानून। अगर वर्तमान काल में देखें तो यहाँ पे आज जो कानून इसमें डाल दिए गए 284, कितने, 284 कानून इसमें डाल दिए गए 9th शेड्यूल में, जिसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बेकानून है, क्लियर, समझ में आ रहा, अच्छे समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो भूमि सुधार यहाँ पे बात की गई 9th शेड्यूल में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 9th शेड्यूल में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हायर एजुकेशन की भी चीजें जोड़ी गई हैं, शिक्षा से संबंधित वो भी इसमें जोड़ी गई, तो आप लोग इसे याद रखेंगे 9th शेड्यूल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वीं शेड्यूल में देखते हैं, किसमें देखते हैं, 10वीं, ठीक। तो 10वीं शेड्यूल में क्या है मेरा, दल बदल के बारे में दिया गया, किसके बारे में दिया, दल बदल कानून। देखिए ये जो दल बदल कानून था, जो बनाया गया था कब, 1885 में, ठीक। मतलब क्या था, इसमें होता क्या था कि दल बदल जो मेरा कानून बनाया, इसमें होता क्या था कि अगर आपने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद आप जीत गए
और जीतने के बाद आपने क्या काम किया, पार्टी चेंज कर ली, तो ये दल बदल कानून हुआ। क्या हुआ, ये दल बदल आपका कानून हुआ, जो आपका याद रखना है, जो 52वां संविधान संशोधन था, कौन था, 52वां संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था, वो 1985 में यहाँ पे दल बदल कानून हुआ। कैसा हुआ कि अगर आपने चुनाव लड़ा और जीत गए, फिर आपने पार्टी चेंज कर ली, तो ऐसा नहीं हो सकते, इसके लिए तो कुछ धाराएं एक है वो काम करेंगी। आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 11, अनुसूची 12 बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए अनुसूची 11 जो थी वो 73वां संविधान संशोधन तक जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन दौरान जोड़ी गई, और कब 1992 में, कब जोड़ी गई, 1992 में। और यहीं पे देखते हैं 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन है 1993 में है। यहाँ पे नगर पालिका की बात की गई, और यहाँ पे बात किसी की, पंचायत, किसकी बात की गई, पंचायत। तो पंचायतों के बारे में यहाँ पे जो स्थानीय स्वायत्त निकाय है, जो सबसे निचली हमारी शासन प्रणाली है, तो शासन प्रणाली सबसे नीचे यहाँ पे देखें, शासन प्रणाली सबसे निचली कौन सी है, मेरे गांव, ग्रामीण गांव की बात कर रहा हूँ, जो पंचायत प्रधान वाला वही सिस्टम, ठीक है ना। तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है ना। जो अप्रैल वगैरह में 1992 अप्रैल में ही इसको जो है लागू किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है मेरा 74वां संविधान 1993 में, इसमें नगर पालिका है, क्या दिया हुआ, नगर पालिका है। तो नगर पालिका है, नगर पंचायत है ना, जो सबसे छोटा है वो नगर पंचायत है, फिर इसके ऊपर क्या है, नगर पालिका है, फिर इसके ऊपर क्या है, नगर निगम है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक। तो ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको बार बार निकाल करेंगे तो यादें हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, आप लोग जो है, जय हिंद।